ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। जिन निर्णयों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। मिस्टर सिन्हा, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। मिस्टर सिन्हा, पहले निर्णय की अगर हम बात करें तो आबू अंबाजी और तारंगा इन प्रमुख तीर्थ स्थलों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का कैबिनेट कमेटी द्वारा एक अहम निर्णय लिया गया। यानी 116 किलोमीटर के इस रेलवे लाइन को 4 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस नेटवर्क से कई तरह के लाभों को केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गिनाया। तो आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे रेल नेटवर्क को और किस तरह से गुजरात और राजस्थान के जो कई क्षेत्र हैं उनको इसका सीधा लाभ होगा? देखिए, एक चीज मैं यहाँ जोड़ दूं, यहाँ पे जो लागत है वो 2798 करोड़ रुपए का है और आपने बिल्कुल सही कहा 4 वर्षों में पूरा होगा। इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू अगर आप देखें तो रोजगार का, लगभग 40 लाख मैंडेज जो है वो 4 साल में इससे सृजन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के बड़े मौके बनेंगे। एक तो पहलू ये है। दूसरा ये है कि जब आप बात करते हैं अंबाजी की, जो कि 51 जो शक्तिपीठ है उनमें से एक है, और तारंगना की आपने बात की जो 24 तीर्थंकर हैं उनमें से एक का वो स्थान है, तो ये धार्मिक तौर पर दोनों ही जगह का काफी ज्यादा महत्व है। और अगर आबू जी की बात करें, आबू रोड की बात करें, वहां पर जो सैर सपाटे के लिए लोग जाते हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है। तो अगर आप इन तीनों को जोड़ करके देखें तो धार्मिक पर्यटन के लिहाज से, जो पारंपरिक सैर सपाटे के लिहाज से देखें तो उसके विकास की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। क्योंकि अभी तक ये रेल मार्ग से नहीं जुड़े थे तो लोगों को आने जाने में वैसे तो सड़क मार्ग से सुविधा थी, लेकिन रेल मार्ग से जुड़ जाने की वजह से देश के अलग अलग कोने से लोगों के यहाँ आने में काफी सहूलियत होगी, पर्यटन का विकास होगा, धार्मिक पर्यटन का विकास होगा और इससे जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है वो काफी बेहतर हो सकेगी। कल ही प्रधानमंत्री ने देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम तक श्रद्धालुओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। यहाँ इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सरकार का भी जोर इस ओर है कि तीर्थ स्थलों को, धार्मिक केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाए और इससे इस तरह के जो कार्यक्रम हैं जिसमें कि इन तीर्थ स्थलों को जोड़ा जा रहा है मुख्य धारा से, इन स्थलों को न सिर्फ आस्था बल्कि पर्यटन के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसका उदाहरण आज के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले से भी हम ले सकते हैं। तो किस तरह से इन सब चीजों से इन स्थलों के आसपास लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिलने में मदद होगी और किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सरकार के ये कदम अहम है? आपने देवघर का जिक्र किया। देवघर भी आपको पता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक वहां पर है और 51 शक्तिपीठ में भी एक स्थल वो है। अभी स्थिति ये थी कि देवघर जाने के लिए आपको रेल मार्ग के लिए अलग अलग जगह से बदलना पड़ता था। अब सीधी हवाई सेवा अभी तो कोलकाता से उपलब्ध है, लेकिन उम्मीद है कि दिल्ली से जो इस महीने के अंत तक और फिर मुंबई और देश के दूसरे शहरों से भी सीधी सेवा उपलब्ध हो जाएंगी। तो देखिए, पर्यटन जहां भी आते हैं पर्यटक, वो उस जगह की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने में काफी बड़ा योगदान देते हैं। अब अगर पर्यटन विकसित होता है तो होटल कारोबार के बढ़ने की संभावना बनती है। होटल कारोबार बनता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सर्विसेज सेक्टर है उसमें रोजगार के नए मौके बनते हैं। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग है आसपास में उसकी भी गुंजाइश बनती है। तो आप केवल ये ना देखें कि एक पर्यटन का केंद्र है या एक धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इस तरीके से देखें कि वो अर्थव्यवस्था का कितना बड़ा केंद्र बन सकता है। और मुझे लगता है चाहे बात हम देवघर की कर रहे हों, चाहे बात हम लोग अम्बे जी की कर रहे हों, इन सभी जगहों का महत्व इस संदर्भ में खास तौर पर लिया जा सकता है कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और आसपास की अर्थव्यवस्था में इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे और सबसे अहम बात यह है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बेहतर बनाने में इससे काफी मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि जो हमारा फ्रेट कॉरिडोर है या रेलवे पर भार है, अगर रेलवे का विस्तार होता है तो उससे इसमें फायदा होता है। जैसे इस रेल नेटवर्क का उन्होंने जिक्र किया कि इससे जो बहुत से गुजरात और राजस्थान के इलाके तो जुड़ेंगे ही, साथ ही यातायात भी सुलभ होगा। तो इस दिशा में ये कदम कितना अहम है? देखिए, फ्रेट कॉरिडोर का मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि होता क्या है कि जब आपका एक ही आपके पास रास्ता हो तो उस पर दबाव काफी बढ़ जाता है, लेकिन जब आपके पास 2 रास्ते हैं तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका समय कम लगता है।
आज के दिन में सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में जितना कम समय लगे, वो उस राज्य की अर्थव्यवस्था, स्थानीय जो निर्माण उद्योग है, इन सबों के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। दूसरा, अगर आप यात्री परिवहन की भी बात करें, जो मेहसाना जो रेल लाइन है, उसके ऊपर भी बोझ अभी काफी ज्यादा है, क्योंकि वो सिंगल सोर्स था अभी तक इन जगहों पर पहुंचने के लिए, तो वो बोझ कम होगा। तो चाहे हम मेहसाना पालनपुर की बात करें या फिर हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें, इन पर कम होने से यात्री और माल दोनों की ढुलाई में, दोनों को एक जगह से दूसरी जगह पर लाने ले जाने में समय की बचत हो सकेगी, और इससे जो है वो दोनों ही पहलू को फायदा होगा और उद्योगों को भी फायदा होगा। कैबिनेट कमेटी के फैसलों की प्रेस ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री गति शक्ति परियोजना पर शोध, अध्ययन और प्रशिक्षण देने के मकसद से गति शक्ति विश्वविद्यालय की शुरुआत की जाएगी। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी की तर्ज पर यह विश्वविद्यालय स्थापित होगा। तो इस बड़ी परियोजना के लिए रिसर्च और नए तरीकों को लाने में और साथ ही युवाओं को इस मामले में एक करियर के तौर पर इसे देखने में किस तरह से ये विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। अगर आप बड़ौदा का रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देखें, वो पहले से ही काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बड़े पैमाने पर वहां ट्रेनिंग होती है। और हम लोग गति शक्ति की जब बात करते हैं तो गति शक्ति परियोजना मूल रूप से क्या है कि बुनियादी सुविधाओं के बीच में जो अलग अलग, जिसे कहा जाए होल्स बने हुए हैं या जहां पे कुछ कमी है, उसको दूर करने की दिशा में एक कदम है। देखिए, ये परियोजना काफी महत्वाकांक्षी है और इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए जरूरत है कि आपके पास प्रशिक्षण किस तरीके से होता है, आपके पास प्रशिक्षित और जो कुशल श्रम शक्ति है वो किस तरीके से तैयार होते हैं। अब आप वहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑलरेडी डेवलप है, जो बड़ौदा का रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है, डेवलप्ड है पूरी तरह से। वहीं पे उसी का एक हिस्सा जो है वो आपके गति शक्ति विश्वविद्यालय के तौर पर जाना जाएगा, जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के तौर पे काम करेगा। इससे यहाँ पर ट्रेनिंग में भी मदद मिलेगी और उसके साथ साथ छात्रों के लिए जो वोकेशनल कोर्स ऑप्ट करना चाहते हैं, उनके लिए इस जगह पर जाने में मदद मिलेगी। तो आने वाले समय में गति शक्ति परियोजना के लिए जो कुशल श्रम की जरूरत है, उसका कुछ हिस्सा जो है इस विश्वविद्यालय के जरिए पूरा किया जा सकेगा। एक अहम निर्णय में 18 वर्ष की आयु से अधिक सभी नागरिकों को स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी अस्पतालों में कोविड की जो प्रिकॉशनरी डोज है, बूस्टर डोज है, उसको मुफ्त लगाए जाने का एक अहम निर्णय लिया गया है। तो हमने पहले भी देखा कि भारत में कोविड टीकाकरण एक बहुत बड़ा विश्व स्तर का एक व्यापक टीकाकरण अभियान रहा है और भारत ने वैक्सीन के निर्माण में आत्मनिर्भरता का भी परिचय दिया है। तो नागरिकों के लिए सरकार का आज का निर्णय है प्रिकॉशनरी डोज को लेकर कितना अहम है? देखिए, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनके लिए मुफ्त बूस्टर डोज जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं उनके जरिए मुहैया कराई जा रही थी। बाद में इसे बाकी लोगों के लिए भी खोला गया, लेकिन ये उसमें उत्साह उस तरीके का नहीं आ रहा था। कई तरह की भ्रांतियां थी। कई बार लोग ये भी कहते थे कि 2 डोज लग गया, अब क्या जरूरत है बूस्टर डोज की। तमाम ऐसे तरह के धारणाएं बन गई थी। अब सरकार की कोशिश ये है कि 15 जुलाई से 75 दिन के भीतर भीतर एक विशेष अभियान के तहत 18 वर्ष से उम्र से ज्यादा और 60 वर्ष से कम उम्र तक के लोगों के लिए ये सुविधा मुहैया कराई जाए, जो कि आपको सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर के आप मुफ्त ले सकते हैं। आप इसको ये समझिए कि एक विशेष अभियान है और इस अभियान को आप इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि जहां पर हम बात कर रहे हैं 190-195 करोड़ टीकों की, उसमें से 180 करोड़ जो टीके लगाए गए हैं, जो डबल डोज आप कह लीजिए, वो 18 वर्ष से 60 वर्ष के उम्र के बीच के हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी संख्या, जिसमें से एक कह सकते हैं कि बूस्टर डोज कुछ कम ही लोगों को लगा है, यहां पर उनको इस विशेष अभियान के तहत लगाया जा सकेगा और इससे जो कोरोना के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो और बेहतर तरीके से चल सकेगी। मिस्टर सिन्हा, कैबिनेट कमेटी के फैसलों पर विश्लेषण देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।